हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही आसान टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो बेटा, अगर इसको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और ये बहुत सिंपल भी है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं सर इस टॉपिक से, और ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर बच्चे अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और उसके पीछे का रीज़न है इसके अंदर लगने वाली केमिस्ट्री। अब बच्चे उस केमिस्ट्री को रटने की कोशिश करते हैं, जबकि वो केमिस्ट्री है एकदम आसान, तो उसको अपन थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होगा कौन सी गैस का? तो सर दो गैसेस का हमारे में ट्रांसपोर्ट लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर। दो गैसेस के बारे में लिखा है सर दो गैसेस कौन कौन सी? एक होती है सर ऑक्सीजन और दूसरी हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। सर ऐसा क्यों? हमारे पास तो जो एटमॉस्फेयर से गैसेस आती हैं उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज, अबाउट 78% नाइट्रोजन आता है। तो सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही ट्रांसपोर्ट होगा, सर ये नाइट्रोजन का क्यों नहीं होगा? तो बेटा देखो, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में एंटर करती है, ऐसा नहीं है कि एंटर नहीं करेगी, बिल्कुल एंटर करेगी। एटमॉस्फेरिक एयर जब हम इंस्पायर करेंगे तो ये अंदर आएगी आने के साथ में, लेकिन इसके साथ एक कमी है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो ऑफ नाइट्रोजन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ये काफ़ी कम होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के कंपैरिजन के अंदर। और इवन अगर मैं बात करूँ तो ये 1/10 होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। पहली चीज़ तो ये पहली बात तो डिफ्यूज़ ही कम होगी, और डिफ्यूज़ अगर हो भी गई तो ये आराम से घूम फिर के फिर वापस से आ जाएगी। क्यों सर, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी? नहीं, ये हमारी बॉडी में नॉन टॉक्सिक होती है, ये हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिकेंट की तरह काम नहीं करती, तो इसकी वजह से हम लोगों को कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ये 2 पॉइंट इसके अंदर याद रखेंगे कि सर नाइट्रोजन अगर आती भी है तो वो ऐसे ही घूम फिर के वापस चली जाएगी, उसका एज सच कोई ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर नहीं करवाया जाएगा। चलो तो अपन अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला हम लोग ट्रांसपोर्ट शुरू करते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। देखो, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कहाँ से कहाँ होगा? सर ये होता है फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू। और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोली, टिश्यू टू एल्वियोली। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, हम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर अभी जानने के लिए चलते हैं। चलो, तो अगला टॉपिक है अपने पास में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास में सपोज़ 100%। ये 100% कौन सी ऑक्सीजन है? सर ये वो ऑक्सीजन है जो एल्वियोली से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करके आई थी। अच्छा ठीक है सर, इसके बाद में इसमें हम लोगों ने थोड़ा देखा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन दैट गेट्स डिफ्यूज्ड फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड, उसका 3%, अबाउट 3% ऑफ दैट टोटल ऑक्सीजन ऑफ 100% ऑक्सीजन गेट्स ट्रांसपोर्टेड, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा सर बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूँ तो किस फॉर्म में जाएगी ये? डिजॉल्व्ड फॉर्म। वहीं अगर मैं बात करूँ तो बचा हुआ 97% ये जाता है बेटा आरबीसी के साथ में। आरबीसी के साथ में किस फॉर्म के अंदर? इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सर एक बात बताइए, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमने यहाँ पर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमने ब्लड को यूज़ करना था, और आप यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को आरबीसी ट्रेस से ट्रांसपोर्ट करा रहे हो। ऐसा क्यों सर? इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्यों हम ब्लड से ऑक्सीजन को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते? तो बेटा इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है solubility of oxygen. Now the solubility of oxygen in blood is very low.
और लो होने की वजह से वो ढंग से इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है आरबीसी की। दैट्स वाई वी रिक्वायर आरबीसी, एंड इन आरबीसी वी हैव हीमोग्लोबिन एज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। हम इसको एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह सकते हैं। तो देखो अगला टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही है, तो चलो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में थोड़ी बातें की जाए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो मिलता है डेट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। दो चीज़ें क्या क्या सर? एक तो इसके अंदर हीम पार्ट होता है, डेट फॉर्म्स 5% ऑफ द टोटल हीमोग्लोबिन, और दूसरा इसके अंदर सर ग्लोबिन पार्ट होता है जो कि लगभग 95% पार्ट इसका फॉर्म करता है। अब अगर मैं बात करूं हीम पार्ट की, तो हीम पार्ट में दो चीज़ें हैं सर। दो चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पे हीम पार्ट के अंदर? एक तो इसमें मिलेंगे Fe+2, और Fe+2 कितने मिलते हैं? 4, और यहीं पर मिलती है हम लोगों को पायरोल रिंग्स। पायरोल रिंग्स सर, पायरोल रिंग्स कितनी मिलती हैं? नंबर ऑफ पायरोल रिंग्स आर 16 पायरोल रिंग्स मिलती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ग्लोबिन की, तो सर ग्लोबिन के अंदर हम लोगों को चेन मिलती है। कहीं मिलेंगी हम लोगों को अल्फा चेन, कहीं मिलेंगी हमें बीटा चेन, कहीं पर हमें देखने के लिए मिलती हैं सर गामा चेन्स, और कई जगह पर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं डेल्टा चेन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन यू आर स्टडिंग। सर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, हाँ बहुत सारे टाइप का हीमोग्लोबिन होता है। आओ देखो मैं कुछ बताता हूँ। एक होता है हीमोग्लोबिन एडल्ट, एक होता है हीमोग्लोबिन एडल्ट 2, एक होता है हीमोग्लोबिन फीटस। तो इन तीनों के अंदर अलग अलग टाइप के चेन्स मिलती हैं। हीमोग्लोबिन एडल्ट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास में चेन कौन सी है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ हीमोग्लोबिन A2 एडल्ट 2 के अंदर, इसमें हमें 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा चेन्स देखने के लिए मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन फीटस, तो इसमें 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन देखने के लिए मिलती हैं। तो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन यू आर डिस्कसिंग, हमारे पास में डिफरेंट टाइप की ग्लोबिन चेन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट होती हैं। अब देखो हीमोग्लोबिन की यदि मैं बात करूँ तो इससे ऑक्सीजन की बाइंडिंग को थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चों, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बाइंड करता है 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ये बाइंड करेगा 1.34 ml ऑफ O2 के साथ। इसके बाद में अब देखो एक सिंपल सी मैं तुम्हें कुछ चीज़ सिखाता हूँ कि सर हमने माना हमारे पास में है 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड, चाहे ऑक्सीजनेटेड ले लो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ले लो। अब ऑन एन एवरेज इन ह्यूमंस 100 ml ब्लड के अंदर हमें कितना हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलेगा? सर 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। और सर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेकर जाता है? वो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि सर 1.34 ml ऑक्सीजन। देयरफॉर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर 100 ml ब्लड कैरीज कितनी ऑक्सीजन? तो देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके जाता है 1.34, 100 ml के अंदर कितना है? 15 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 क्रॉस 1.34, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 20 ml ऑक्सीजन। नाउ दिस 20 ml ऑक्सीजन इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद डिफरेंट गैसेस। और देखो अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें,
बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद डिफरेंट गैसेस, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूँ हीमोग्लोबिन की, तो सर ये बहुत समझदार मॉलिक्यूल है, बहुत बहुत समझदार मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी कैसे बाइंड करेगा? ये बाइंड करता है रिवर्सिबली। यहाँ पर फॉर्मेशन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और ये बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। सर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तब यहाँ पर ये फॉर्म करेगा कार्ब अमीनो। अभी हम सीख रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इन कंपाउंड्स की बात करूं, तो ये जो दोनों ही कंपाउंड बने हैं, ये दोनों ही कंपाउंड बने हैं रिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल का मतलब दे कैन बी डिसोसिएटेड। मैं क्या कह सकता हूँ? दे कैन बी डिसोसिएटेड, या फिर दे कैन बी डिसोसिएटेड। तो ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और इसने ये जो बनाया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ टेम्परेरी कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड एट ऑक्सीजन एट एल्वियोलर लेवल। तो अभी हम इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे हैं, अभी मैं उस चीज़ को आगे समझाऊंगा। पर इसमें भी कुछ गैसेस ऐसी होती हैं हमारे पास में जो क्या करती हैं, देखो बेटा आगे समझते हैं। जो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती हैं, लेकिन वो जुड़ती हैं इरिवर्सिबली। सर एग्जाम्पल देखो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हमारे पास में ये जो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे होते हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक ओजोन यदि है हमारे पास में, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो यहाँ से एक कंपाउंड बनेगा और उसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ जुड़ते हैं तो यहाँ पर बनता है मिथेमोग्लोबिन। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों कंपाउंड्स की, यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की और मिथेमोग्लोबिन की, तो ये दोनों ही इरिवर्सिबली बाइंडेड होते हैं, इरिवर्सिबल बाइंडिंग शो करते हैं, इरिवर्सिबल बाइंडिंग शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया, फिर हीमोग्लोबिन ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन हीमोग्लोबिन कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं छोड़ेगा। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा हमें देखने के लिए क्यों मिलता है? तो देखो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी। चलो तो अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी में क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ हायर एफिनिटी फॉर hemoglobin as compared to ऑक्सीजन के कंपैरिजन के अंदर एक कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर ओनली 1%, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ओनली 1% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कैन किल अ ह्यूमन को मारने के लिए बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, हमें बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, अगर हमारी पूरी एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% भी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर आ जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 1% तक भी पहुंच जाती है अगर कंसंट्रेशन के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति
फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन ये सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। सर क्यों? इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, वेरी स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। जैसा कि तुम लोगों ने कई बार न्यूज़ के अंदर सुना होगा, न्यूज़ के अंदर कई बार आती है कि कुछ लोग रात को सिगड़ी जलाकर सोए थे और अगले दिन सुबह उठे तो पूरे घर वाले ही ख़त्म हो गए। इसके पीछे का भी रीज़न था, इसके पीछे का जो रीज़न था वो था कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बेटा। चलो इसके बाद एक और पढ़ते हैं, एक और इसी तरीके का जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो है हमारे पास में ओजोन वाला। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आकर जुड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आकर जुड़ रहा है, सपोज ओजोन आकर जुड़ रही है, सर ओजोन तो अच्छी चीज़ है ना, देखो 3 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। नहीं बेटा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर एक कंपाउंड बन जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन यहाँ पर अगर जुड़ जाती है तो ये जो कंपाउंड है दिस इज़ मिथेमोग्लोबिन एंड दिस मिथेमोग्लोबिन इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड। सर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल कंपाउंड। अब ये कभी टूटेगा नहीं। और अगर ये कंपाउंड सर स्टेबल होने की वजह से आपने यहाँ पर भी कहा कि सर ये वाला कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आप कह रहे हो ये वाला कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो सर स्टेबल है तो अच्छी बात है ना? नहीं बेटा, स्टेबल है तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर स्टेबल है तो नुकसान है हमें, क्योंकि जितना कम स्टेबल होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चलो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल से। ध्यान से देखना ज़रा, देखो इधर मैं एक एल्वियोली बना रहा हूँ और इस तरफ मैं बना रहा हूँ टिश्यू, इस तरफ मैंने बनाया टिश्यू। अब सपोज करो इधर से चलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से चला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच गया? सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया टिश्यू के पास, और टिश्यू से फिर वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो मैं इधर बना देता हूँ आपके लिए, सपोज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा था? हमने यहाँ देखा था कि ऑक्सीजन यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर ज़्यादा है। तो हो क्या रहा था? सर ये जो ऑक्सीजन थी ये आ रही थी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही थी और यहाँ से बन रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 यहाँ पर बन रहा था। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर जैसे ही ये HbO2 पहुँचता था, जैसे ये HbO2 पहुँचता था तो अब ये HbO2 में से दिस ऑक्सीजन गेट्स डिलीवर्ड टू टिश्यूज़। अब ये ऑक्सीजन चली जा रही थी कहाँ पर? टिश्यू के पास। क्यों? क्योंकि ये बाइंडिंग थी रिवर्सिबल। और यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर वापस आ गया हीमोग्लोबिन, और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अब देखो ये हीमोग्लोबिन मैंने तुम्हें बताया था ये बहुत ही चालाक मॉलिक्यूल है। अब वापस जा रहा है, खाली जा रहा है, तो इसने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक काम करें, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चलते हैं। तो यहाँ से कहा हीमोग्लोबिन बना लेता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और ये जो कंपाउंड है ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये पहुंच जाएगा एल्वियोलर लेवल पर, और एल्वियोलर लेवल पर हम देखेंगे दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिलीज्ड इनटू एल्वियोली एंड अगेन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन। तो बेटा ये चीज़ तब पॉसिबल हो सकती है जब यहाँ पर रिवर्सिबल बाइंडिंग हो, जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे हम लोगों ने देखा सर वेरी स्टेबल कंपाउंड, और स्टेबल कंपाउंड के अंदर बाइंडिंग एक बार हो गई तो उसके बाद में फिर ये टूट नहीं सकता। इसीलिए इन दोनों कंडीशन के अंदर पर्सन डाइज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर इन दोनों ही कंडीशन में मैं एक साथ ही लिख देता हूँ इनको, इस तरीके से हम एक साथ ही लिख लेते हैं कि पर्सन dies due to lack of oxygen। सर ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ी? क्योंकि हीमोग्लोबिन वॉज नॉट फ्री। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? सर हीमोग्लोबिन इज नॉट फ्री टू बाइंड
ऑक्सीजन, ये किसके साथ में एंगेज्ड है सर? हीमोग्लोबिन गॉट एंगेज्ड विद ओजोन, या फिर मैं कह सकता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके साथ में एंगेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, और अगर ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा सर। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा तो सर पर्सन विल डाई ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। चलो बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंडिंग। तो देखो बहुत ही आसान है यहाँ पर। अब जनरल आप लोगों ने सारी बातें पढ़ ली हैं, अब आपको कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो मैं कुछ बातें सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनते चलना। यहाँ अगर मैं बात करूँ सर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, बताओ इसको कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि सर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन को कौन कौन से फैक्टर, हाउ मेनी अफेक्टेड बाय हाउ मेनी फैक्टर्स, तो इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो जो तुम्हें याद रखनी है यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ कि ये वाली चीज़ हो कहाँ पर रही है, तो ये वाली चीज़ होती है बेटा एट एल्वियोली। इसकी अगर मैं बात करूँ साइट क्या है, तो साइट एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ हो रही है, ये हो रहा है बेटा एल्वियोली पर हो रहा है। और इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन फैक्टर्स का इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है या जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। देखो एल्वियोली के ऊपर ये बाइंडिंग चलती है, और एल्वियोली पर केवल और केवल एक फैक्टर अफेक्ट करेगा, एंड दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सर ऐसा है क्या यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही सब कुछ कर लेगा, बाकी की हमें ज़रूरत ही नहीं है? बेटा यहाँ पर ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो इतना ज़्यादा है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा है कि ये बाकी के सभी फैक्टर्स को ओवरकम कर देता है, ओवरराइड कर देता है। देखो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में बनता है कि सर एक बात बताओ, डिसोसिएशन, यहाँ हमने क्या देखा, देखो डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यहाँ पर एक और फैक्टर काम कर रहा है, हमारे पास में डिसोसिएशन, यहाँ एक चीज़ और हो रही है, एक इवेंट और है, डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये भी हो रहा है। तो सर इसकी भी साइट कौन सी है, इसकी भी साइट है एल्वियोली। अब एल्वियोली के ऊपर जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्वियोली के ऊपर कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, तो हमेशा बस एक ही चीज़ याद रखना, एक ही फैक्टर, एल्वियोली है तो सिंगल फैक्टर इज डोमिनेंट, एंड दैट इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखो कुछ एक क्वेश्चन और हैं, जैसे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था ये डिसोसिएट कहाँ होगा, तो सर ये डिसोसिएट होता है टिश्यू पर। और टिश्यू पर कितने फैक्टर काम करेंगे, टिश्यू पर बेटा 5 फैक्टर काम करते हैं। 5 फैक्टर कौन कौन से, सर सबसे पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, तीसरा H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा, चौथा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चौथा हमारे पास में आता है, अब देखो H+ ज़्यादा है तो pH कम होगी, ऑब्वियस है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पर चौथा आता है टेम्परेचर। अब क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू के ऊपर एनर्जी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा चलेगा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास में कंपाउंड 2,3 DPG बोले तो डाईफॉस्फोग्लिसरेट। ये जो डाईफॉस्फोग्लिसरेट है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास में बनता है, तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह यहाँ पर काम करेगा। इसकी कंसंट्रेशन भी टिश्यू पर ज़्यादा होती है, जिसके कारण डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का।
ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं, ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं डिसोसिएशन को। अच्छा सर, यहीं पर अगर क्वेश्चन हमारे पास में एक और आता है कि एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पर होगा? तो बेटा ये वाला इवेंट भी टिश्यू पर ही होगा, और इस इवेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही 5 लोग होंगे जो पहले थे, वही 5 लोग इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन? कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई H+ कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 DPG। ये DPG की हाई कंसंट्रेशन। अब देखो इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल, बिल्कुल इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी पूछा जाए क्वेश्चन यही बनेंगे, ये जो 4 मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, दूसरा डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन है इसको तोड़ना, इसका डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और लास्ट है एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा इनके अंदर से आप सीधी सी बात रखो, जब भी बात की जाएगी साइट एल्वियोली की, whenever we talk about the site alveoli, at alveoli के ऊपर only one factor dominant, only one factor dominant, और उसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही डोमिनेट करेगा बेटा यहाँ पर। और वहीं अगर मैं बात करूँ एट टिश्यू, तो टिश्यू के ऊपर हमारे पास में एक फैक्टर और है, एक नहीं, यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़े 5 फैक्टर। कौन कौन से? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एट टिश्यू यहाँ पर और क्या होगा? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉट हाई पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर 2,3 DPG भी, ये भी ज़्यादा होता है। तो इन सब की वजह से ये 5 फैक्टर डोमिनेट करते हैं कहाँ पर? टिश्यू पर। वहीं अगर मैं बात करूँ तो एल्वियोली पर सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो ठीक है बेटा, ये हमारे पास में एक बहुत ही आसान सा टॉपिक था जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।